नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटर पॉलिटी के अंतर्गत पहला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ। दूसरा पार्ट पढ़ा गया एक दलीय प्रभुत्व का दौर। अब तीसरा पार्ट उसमें आता है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास कहते किसको है? नियोजित है क्या? नियोजन है क्या? यह है प्लानिंग है। नियोजित यानी हो गया प्लानिंग, योजना के अनुसार, चाहे योजनाबद्ध तरीके से। नियोजित विकास हो गया योजना के अनुसार विकास, योजनाबद्ध तरीके से विकास करना। यानी भारत सरकार को लगा कि अपने पिछड़े राज्यों को अगर हमको विकास करना है तो उसके लिए हमें नियोजित विकास अपनाना होगा ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। विश्व में सोवियत संघ ने रूसी क्रांति के बाद जब नेतृत्व लेनिन और स्टालिन के हाथ में आ गया, उनके नेतृत्व में रूस ने, सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाया। 1927, 1932, 1937 यह 3 पंचवर्षीय योजनाएं चलाए और उसमें रूस का विकास दिखा, काफी अधिक उसका विकास देखा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस एक महाशक्ति बनकर के उभरा और उससे प्रभावित होकर 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। यानी अपने देश में भी हम उसी को कैसे लागू कर सकते हैं, उसके लिए कमेटी बैठाया। उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाया। इसके तहत यह कहा गया कि सभी सेवाओं एवं उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो, जैसे रेलवे है, जल मार्ग है, जहाजरानी, खनिज संसाधन, लोक उपयोगिता की सेवाएं, ये सब सरकार के अंडर में हो। और 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान है क्या? तो बम्बई के 8 बड़े उद्योगपति ने सरकार की जो मंशा है, योजना है, उसको देखते हुए बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपतियों ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया, जिसके तहत उन्होंने सरकार के सामने एक पक्ष रखा। सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए। औद्योगिक क्षेत्र में भी, यानी सब कुछ केवल सरकार के ही अधीन नहीं रहे, बल्कि कुछ निवेश के भी क्षेत्र में उपाय करे, जिससे देश आर्थिक निवेश के क्षेत्र में भी, औद्योगिक निवेश और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए, जिससे देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में आगे बढ़ सके। उन लोगों ने अपना प्लान प्रस्तुत किया, योजना प्रस्तुत किया। मार्च 1950 यानी देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। उसके बाद मार्च 1950 में नेहरू प्रस्ताव पास, यानी नेहरू ने जो राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो अध्यक्षता की और जो रिपोर्ट सौंपा, उसी रिपोर्ट को संसद ने पास कर दिया। नेहरू प्रस्ताव पास हो गया और भारत के योजना आयोग की स्थापना हो गई 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना, यानी भारत में भी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हो गई, जिसके तहत कहा गया कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। उस योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और उपाध्यक्ष कोई पूर्णकालिक एक सदस्य होगा और सदस्य कुछ प्रधानमंत्री चुनेंगे। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो नियोजित विकास की जो नीति है, उसको सही तरीके से लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है, उनको शामिल करना जरूरी है, सभी प्रदेशों को शामिल करना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, जिसके मेंबर बनाया गया सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को
और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को शामिल कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अनुप्रेरित करेगा। यानी सरकार, भारत सरकार का काम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अनुप्रेरित करना। और इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया। अब गठन होने के बाद इसका दीर्घकालिक ध्येय क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म एम क्या था, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। यह ध्येय रखा गया कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। लेकिन यह वृद्धि कब होगा? यह वृद्धि तभी होगा जब उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया ताकि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य रखा गया। आय, संपदा का असमानता दूर हो। लोगों में जो आय में जो अंतर है, असमानता है, संपत्ति का जो असमानता है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। समानता, न्याय से युक्त, शोषण मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना का यह ध्येय रखा गया, लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य को पाया कैसे जाएगा? तो इसके लिए इन लोगों ने नियम बनाया। नेहरू का देश में नेतृत्व था और उनके सलाहकार थे पीसी महालनोबिस। इन लोगों ने औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। तो दोनों का जो प्रतिमान बना उसको कहते हैं, इसको नेहरू महालनोबिस प्रतिमान कहा जाता है। इसके तहत यह कहा गया, माना गया कि औद्योगिकीकरण से ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन दोनों ने यही जोर दिया। किस आधार पर? उनका तर्क क्या था इस क्षेत्र में कि औद्योगिकीकरण से समस्या समाधान हो जाएगा? तो उन्होंने इस पक्ष में तर्क दिए, खनिज संसाधनों का भरपूर उपयोग। खनिज संसाधनों का भरपूर उपयोग कब हो सकता है? जब उद्योग होंगे, उद्योग का बढ़ावा होगा, तब खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। तो औद्योगिकीकरण से असंभव होगा। कृषि विकास ज्यादा रोजगार नहीं दे सकता है। इनका मानना था कि कृषि का विकास आवश्यक है, लेकिन ज्यादा विकास से ऐसा नहीं हुआ कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा रोजगार बढ़ जाए, इसलिए हमें उद्योग पर आना होगा। श्रमिकों की भूमिका और देश के विकास में, अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की अधिक भूमिका होगी उद्योगों में काम करने वाले अपेक्षाकृत कृषकों के, किसानों के। औद्योगिकीकरण से आत्मनिर्भरता, इनका मानना था औद्योगिकीकरण होगा तो बाहर से जो भी सामान का आयात होता है उसमें भी कमी आएगी, आयात में कमी आएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। औद्योगिक विकास सभी क्षेत्रों में विकास का आधार सिद्ध होगा, इनका यह मानना था। इसके लिए ठीक है, इनका यह मानना था, इनका यह विचार था। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने किया क्या? इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया? आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंधों को बढ़ाया, बाजार पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया, विदेशी पूंजी पर रोक लगा दिया, विदेशी तकनीक पर रोक लगाया ताकि आत्मनिर्भरता बढ़े, अपने देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यह भी कहा गया कि यदि आवश्यक है, राष्ट्र हित में अगर है, तो निजी उद्योग, निजी संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये इन्होंने अपना रूल बनाया। लेकिन इसके उलट हम देखते हैं कि नेहरू का जो प्रतिमान है, मॉडल है, और गांधी का प्रतिमान, गांधी का मॉडल में कुछ अंतर दिखता है। गांधी का मॉडल था भौतिक ही नहीं, लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति की भी बात होनी चाहिए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए हमको विकास करना है। कृषि पर उन्होंने जोर दिया। उनका मानना था कि भारत किसानों का देश है और किसानों का विकास होकर के ही तब देश का विकास हो सकता है। तो कृषि पर जोर दिया।
कुटीर उद्योग, उन्होंने कुटीर उद्योग पर जोर दिया। उनका मानना था कि कुटीर उद्योग का जैसे से बढ़ावा करेंगे तो जो बेरोजगारी है वह कम होगी। उन्होंने भारी स्तर पर औद्योगिकीकरण का विरोध किया। उनका मानना था कि भारी स्तर पर जब औद्योगिकीकरण जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि नेहरू का जो मॉडल है और गांधी का जो मॉडल है प्रतिमान है, उसमें कुछ अंतर है। लेकिन कांग्रेस का सरकार चला तो नेहरू का प्रतिमान चलता रहा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उन्होंने नेहरू प्रतिमान को उलट करके गांधी का प्रतिमान को ला दिया। लेकिन उनकी सरकार कुछ ही सालों तक चली और इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और इंदिरा गांधी ने उसे दोबारा पलट दिया, यानी गांधी प्रतिमान से पुनः नेहरू प्रतिमान के लिए ले आया। अब उसके बाद देश दुनिया की परिस्थिति जैसे जैसे बदल रही थी उसके अनुसार देश को भी बदलना आवश्यक था और देश ने वैसा बदलाव किया भी। 1990 में नरसिंह राव और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और देश दुनिया की बदलती हुई स्थिति को देखते हुए कैसे विकास किया जाए, इन लोगों ने भी कुछ अपना तरीके बदले, प्रतिमान बदले। इनके प्रतिमान क्या रहे? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण लिए जा सकते हैं, वित्तीय सहायता लिया जा सकता है, यानी कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता लिया जा सकता है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। देश का विकास के लिए अगर निजी उद्यम आगे आते हैं, निजी उद्यम अपना उद्योग स्थापित करते हैं तो उसको, उस पर जो प्रतिबंध है उसको ढीला करना। सार्वजनिक उद्यमों की जगह निजी उद्यमों पर जोर दिया जाना, क्योंकि सार्वजनिक उद्यमों का जो परफॉर्मेंस था उतना बेहतर नहीं रहा। उसी को देखते हुए कहा गया कि निजी उद्यमों पर जोर दिया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी निवेश को भी अपनाया गया, खोल दिया गया। विदेशी कंपनियों को भी भारत में अनुमति दिया गया। विश्व के धनी देशों से निकट संबंध स्थापित किया गया ताकि जरूरत के समय उनसे वित्तीय सहायता लिया जा सके। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार का आगमन हो गया और यहां से विकास के जो प्रतिमान है, विकास का जो मॉडल है, उसमें कुछ फिर से बदलाव हुए। इसके तहत क्या क्या किया गया? योजना आयोग के जगह पर, स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। मोदी सरकार ने योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। अब नीति आयोग है क्या, इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जनधन योजना लाया। मोदी सरकार का मानना है कि समस्त भारतीयों को अर्थव्यवस्था में समावेशन कर दिया जाना चाहिए, यानी उनका बैंकिंग से जुड़ाव कर दिया जाना चाहिए। बैंकिंग से जुड़ाव यानी बचत खाता, जमा खाता, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि जो भी चीजें लोगों को दिए जाते हैं वे प्रभावी ढंग से उनको मिल सके, इसके लिए उनको बैंकिंग से जोड़ना। इसके तहत सरकार ने 7.5 लाख बैंक खाता भी खोला। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई, यानी रक्षा क्षेत्र में भारत आजादी के बाद से ही लगातार दूसरे देशों से सुरक्षा से संबंधित जो हथियार है वो खरीदते आया है। तो उस पर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। रेल बजट प्रस्तुत पहले संसद में होता था, अब उस जो प्रचलन था उसको भी समाप्त किया गया। 2016 में मोदी सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए, निरशासिक फैसला लेते हुए नोटबंदी कर दिया। उसका उद्देश्य था काले धन की समाप्ति हो और जो समानांतर अर्थव्यवस्था जो चल रहा है उसकी समाप्ति हो। उद्यमों में महिला भागीदारी, यह माना गया कि जो महिला है वो घर पर बैठी रहती है और प्रोडक्टिव कम है आर्थिक रूप से, इसीलिए उन्होंने आर्थिक रूप से अधिक देश का सहयोग करे, इसके लिए उनके लिए कई योजनाएं चलाई गई।
उद्यमों में महिला भागीदारी की गई। उनको कम से कम ऋण पर उद्योग चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए उनको ऋण दिए गए, कम से कम ब्याज पर ऋण दिए गए। फिर उसके बाद गरीबों का कल्याण, आम आदमी की भागीदारी। मोदी सरकार ने यह ध्यान रखा या उनका मॉडल रहा कि गरीबों का कल्याण किए बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता है, और आम आदमी की जब तक भागीदारी नहीं होगी देश के विकास में, तब तक देश सफल नहीं हो सकता है। देश को समृद्ध बनाने के लिए जन जन को समृद्ध बनाना होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मोदी सरकार ने कदम उठाया, कर व्यवस्था में सरलीकरण किया, जीएसटी लाया। पंचवर्षीय योजनाएं, उनका स्थगन व नियोजन अवकाश के बारे में अब पढ़ना है। यानी जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका अध्ययन अभी करना है। 1951 से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई। अब एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का समय तय किया गया। इसमें एम क्या रखा गया? देश का सर्वांगीण विकास हो। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और लागू होने के साथ ही यह देखा गया कि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऊपर से शरणार्थियों का मुद्दा, शरणार्थियों का समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, ये पहले भी पढ़ा गया है कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के इलाके में जो हिंदू थे उनको मारा जाने लगा, जिससे वे भागकर भारत में आए। बहुत बड़ी संख्या शरणार्थियों की आ गई, तो उनके पुनर्वास का समस्या था। सबके खाने पीने के लिए अनाज की संकट, खाद्यान्न संकट था। इसलिए कृषि विकास को मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया। शरणार्थियों का समस्या का समाधान करना है और खाद्यान्न संकट को दूर करना है, इसलिए कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया। यानी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत देश का सर्वांगीण विकास, शरणार्थियों का समस्या और खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए कृषि पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना आया तो नेतृत्व अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उनके सलाहकार महालनोबिस थे, और उन लोगों ने औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे करके अधिकतम समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था मतलब कृषि पर भी जोर दिया गया, और आत्मनिर्भरता के लिए उद्योगों पर भी जोर दिया कि यानी दोनों का विकास हो। लेकिन इसी दौर में, इसी बीच में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अभी उस युद्ध से भारत उबरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण कर दिया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना एक तरीके से अपने लक्ष्य से भटक गया। अब सुरक्षा मेन मुद्दा बन गया। यानी कह सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अब मुद्दा रह गया सुरक्षा और विकास। विकास तो चाहिए, पर सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद दो युद्ध को भारत ने झेला, समस्याएं बढ़ गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। वह सब देखते हुए कहा गया कि एक वर्षीय योजना चलाया जाए। तो 1966 से 67, फिर 1967 से 68, 1968 से 69, एक साल का कुछ योजना बनाया गया और उसके तहत विकास किया गया, कार्य किया गया। तो ये तीन जो एक एक साल की अवधि है, इसको कहते हैं योजना अवकाश कहते हैं। प्लान हॉलीडे कहा जाता है। योजना अवकाश इन एक एक साल का जो दौर रहा उसी को योजना अवकाश कहा जाता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74,
69 से 74 के बीच रहा। इसमें लक्ष्य रखा गया, तीव्र विकास का लक्ष्य रखा गया। दुर्बल वर्गों का, कमजोर वर्ग जो भी है उनका कल्याण अधिक से अधिक हो, ताकि सामाजिक न्याय का भी लक्ष्य पूरा हो सके। 1974 तक, लेकिन 1973 आते आते विश्व परिदृश्य इस प्रकार हो गया कि तेल के दाम में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। मुद्रास्फीति की जो दर है वो काफी कम हो गई, मुद्रास्फीति गिर गई, मुद्रास्फीति आ गई। इसी को देखते हुए 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुद्रास्फीति के दर को कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया। दरिद्रता की रेखा के नीचे यानी गरीबी की रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनका कल्याण का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक अस्थायित्व का लक्ष्य रखा गया। यह चलता 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, लेकिन तब तक 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसने सरकार कांग्रेस की जो योजनाएं थी उसको उन्होंने रोक दिया। तो यह जो योजना है 5 साल की न होकर के 4 साल में ही रुक गया। इसलिए कहा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो 4 वर्षीय योजना होकर के रह गई। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच, इस योजना के तहत आर्थिक विकास दर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया। गरीबी का निराकरण, आर्थिक विकास दर जब तक नहीं होगा तो गरीबी का निराकरण भी नहीं किया जा सकता है। कृषि का विकास हो, उद्योग का विकास हो, कृषि और उद्योग के विकास के लिए जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना जरूरी है। यानी सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था, ये सब का विकास का लक्ष्य रखा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 1990, इस दौर में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। फिर रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया और 1990 तक आते आते राजनीतिक उथल पुथल मच जाती है। अब दूसरे पार्टी की सरकार आती है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह प्रधानमंत्री बने। कुछ ही दिन के बाद श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और फिर अंततः नरसिंह राव प्रधानमंत्री है। कांग्रेस दोबारा सत्ता पर आती है और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। 1991 तक अस्थायी हो गया। नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह का दौर बदलाव का दौर रहा, क्योंकि दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर चल रहा था, उदारीकरण का दौर चल रहा था, तो भारत उससे कैसे अछूता रह सकता है। 1992 से 97 एक 8वीं पंचवर्षीय योजना चला। इसमें देश के भुगतान संतुलन को ठीक करने पर बल दिया गया। भूमंडलीकरण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीति बनाया गया। उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीति यानी एक नई आर्थिक नीति लाया गया, जिसमें भूमंडलीकरण और उदारीकरण को ध्यान में रख करके किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000, इस दौर में आकर इस पंचवर्षीय योजना के तहत 4 नए महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिया गया। क्या क्या? जीवन की गुणवत्ता, यानी ऐसा क्या क्या किया जाए कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़े, उत्पादक रोजगार की उत्पत्ति हो, क्षेत्रीय संतुलन रहे, आत्मनिर्भरता की ओर देश बढ़े। ये 4 बड़े एम रखा गया, यानी कह सकते हैं सब मिला करके कि इसका मूल मंत्र रखा गया सामाजिक न्याय और एकता के साथ विकास। सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा जाए, एकता के साथ विकास हो। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसे नई शताब्दी की योजना कहा गया।
इसे नई शताब्दी की योजना कहा गया। इस दौर तक आते आते सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां उजागर हो गई। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है वो घाटे की ओर चलने लगे और निजी कंपनियां काफी अधिक मुनाफे की ओर बढ़ने लगे। तो निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता भी प्रकट हुई और सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां भी उजागर हो गई। और तब तक भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। तो यही सब देखते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, नए आर्थिक नीति लाए और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया। अगला पंचवर्षीय योजना आने में 1 वर्ष का लेट होगा, इसलिए 2008 से शुरू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2008 से 2012, इसे आम आदमी की योजना कहा गया। किसको? 11वीं पंचवर्षीय योजना को। इसके तहत लक्ष्य रखा गया देश में तीव्र व समावेशी विकास हो। तीव्र विकास हो, देश का विकास तेज होना चाहिए। समावेशी विकास माने सबका विकास होना चाहिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, सभी वर्गों का विकास का लक्ष्य रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुआ और 2017 तक जाता। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था अधिक तीव्र विकास हो, अधिक तीव्र, गहन व पोषणीय विकास का लक्ष्य रखा गया। और ये हो कैसे सकता है? तब मान लीजिए अगर हमें कृषि का विकास करना है तो कृषि सुविधाओं का विकास करना होगा, परिवहन क्षमता का विकास करना होगा, ग्रामीण का ढांचागत सुविधाओं में विकास करना होगा, महिला का विकास करना होगा, बाल विकास, यह समय रखा गया था। तो यह 2012 से शुरू हुआ, लेकिन 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उनके आने के साथ ही 2015 में जो योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजनाएं जो योजना आयोग लागू करता है, लाता है, उसी को समाप्त कर नीति आयोग ले आया। हम कह सकते हैं 2015 से योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का आगमन हो गया। अब उसके बाद आगे हमको पढ़ना है कि नीति आयोग है क्या, इसका चर्चा करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा गया। अब इसके बाद नीति आयोग है, तो नीति आयोग को बाद में पढ़ा जाएगा। पहले यह जो योजनाएं चलाया गया, नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, इनकी क्या उपलब्धियां रही, क्या देश को इसका फायदा हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या फायदा हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपलब्धियां पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। यानी ये जो इतने नियोजित जो विकास कार्यक्रम चलाया गया, इसका फायदा भी हुआ। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रगति हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति हुआ, आर्थिक अवसंरचना का विकास हुआ, सड़क यातायात ये सब का विकास हुआ, आयात में कमी, निर्यात भी कुछ क्षेत्र में प्रारंभ हो गया, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी बेहतर विकास हुआ, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुआ। लेकिन ऐसा नहीं रहा कि सब कुछ पॉजिटिव ही रहा, कुछ इसके निगेटिव परिणाम भी रहे, असफलताएं भी रही। क्या क्या? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में गरीबी हटाओ का नारा काफी जोर शोर से उठाया गया था, और गरीबी हटाओ का नारा ही कहा जाता है, उनके जीत में बहुत बड़ी भूमिका इस नारा का भी था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी नहीं हटी, यानी यह केवल नारा तक ही सीमित रह गया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था, उद्देश्य था, वह असफल हो गया। बेरोजगारी वैसे ही जारी रही, रोजगार नहीं उपलब्ध हुए। आय एवं संपत्ति का जो अंतर है कम नहीं हुआ। कुछ लोगों का आय बहुत अधिक था, कुछ का कम रहा, कुछ का संपत्ति अधिक कम, इसमें खाई को पाटा नहीं जा सका। काले धन की वृद्धि रोकने में भी असफलता मिली। भूमि सुधार कानून को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।
आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण को, धन का जो एक जगह संकेंद्रण है उसको भी नहीं रोका जा सका, तो यह कुछ कमियां भी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार तथा नए आर्थिक हितों का उदय। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हमने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पढ़ा था। औद्योगिक विकास, औद्योगिकीकरण से देश की अधिकतम समस्याओं का समाधान हो सकता है, नेहरू का विचार था। और उसी समय कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां उनको बढ़ावा दिया जाए। तो 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया और इसी दौरान में इसका विस्तार हुआ। कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार का दौर यही रहा। क्यों उसको विस्तार करने की जरूरत महसूस की गई? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विस्तार की जरूरत क्यों महसूस की गई? इसके लिए कुछ तर्क दिए गए। तर्क थे, अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों का विकास को बढ़ावा मिलेगा, रेलवे का, दूर संचार, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आधारभूत संरचना का विकास होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो शक्ति है आ रहे हैं उन पर रोक लगेगा, कंट्रोल होगा, जन उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह सब तर्क देकर के सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। परिणाम क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाले कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, विकास हुआ, धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। और यह दौर रहा 1956 से 1991 तक, लगभग 35 वर्ष का यह दौर रहा। 35 जो वर्ष रहा, इसको हम कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्वर्ण युग के तरह रहा। लेकिन 91 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कमियां उजागर होने लगी, उनका उत्पादन घट गया, सफलता कम हो गई। धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र की सफलता में कमी आने लगी। कई उद्यमों को सफेद हाथी कहा जाने लगा, व्हाइट एलिफेंट, जिससे फायदा की जगह नुकसान ही हो। इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस रूप में बदल गई। 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कमियां उजागर होने लगी। क्या क्या कमियां उजागर होने लगी? सार्वजनिक उद्यमों की समस्या राजनीतिक दृष्टि से हल किया जाने लगा। एक नेता है, राजनेता है या कोई एक पार्टी की सरकार है, तो अपने तरीके से उन समस्या, सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी उद्योग है उसको अपने तरीके से हल करता है, अपने फायदे में हल करता है। किस तरीके से हल करेंगे कि हमको राजनीतिक उससे फायदा मिले, हमको वोट प्राप्त हो। तो यह एक कारण रहा। उत्पादन के दर में कमी होने लगी। जितना हमने उसमें लगाया है, धन लगाया, उससे कम उत्पादन होने लगा। सार्वजनिक क्षेत्र के सामने अब निजी क्षेत्र की कंपनियां आ गई। देखा गया सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पादन दर घट रहा है, इसका बढ़ रहा है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों किसी के सामने नहीं टिक सके। सार्वजनिक उद्यमों को घाटा भी होने लगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, एक दो कंपनियां नहीं, अब कई कंपनियां ऐसे हैं जो घाटे में चलने लगी। सरकार बदलते ही, यह भी एक कारण रहा, सरकार बदलते ही मंत्री बदल गए। अब वो अपने तरीके से हल करेगा, फिर वो दूसरा कोई पार्टी की जीत होती है, वो अपने तरीके से हल करता है। तो सभी ने अपने हित के अनुसार उद्यमों का संचालन किया। और सार्वजनिक क्षेत्र की ये जो कंपनियां हैं, इनके अवसान का मुख्य कारण थे कौन? राजनेताओं का अपना स्वार्थ ही इसका मुख्य कारण था।